में चल रहा है। देखिए ये हल्ला नहीं करो जी। चौथा चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चल रहा है। पहला क्लास लिए हैं इसका जनन स्वास्थ्य, है ना, जनन स्वास्थ्य। देखिए जनन स्वास्थ्य में हम आपको बताए थे कि जंतुओं का, मनुष्य सहित किसी भी जंतुओं का या कोई भी जीवों का जनन अंगों का स्वस्थ रहना या सुचारू ढंग से नॉर्मल तरीके से कार्य करना क्या कहलाता था? जनन स्वास्थ्य कहलाता था। जनन स्वास्थ्य समस्याएं भी बहुत सारा था। जनन स्वास्थ्य समस्याएं जो था उसका सबसे मेन कारण, सबसे मेन जड़ क्या था? जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट का मतलब जनसंख्या एक्सप्लोजन, जनसंख्या में लगातार तेजी से बढ़ना। जनसंख्या का बढ़ना सबसे बड़ा कारण है समस्या का। कोई हर तरह के समस्या का कारण जनसंख्या का वृद्धि है। उसमें से जनन स्वास्थ्य को भी बिगाड़ने वाला मानव जनसंख्या की बढ़ना है। ठीक है, तो आज का हेडिंग होगा कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजेशन, यानी पॉपुलेशन मतलब आबादी में जनसंख्या का विस्फोट, है ना, जनसंख्या विस्फोट के बारे में पढ़ना है। तो आज का हेडिंग होगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हेडिंग दिएगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट। लिखिए जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट। देखिए जनन स्वास्थ्य समस्या का सबसे महत्वपूर्ण कारण है जनसंख्या विस्फोट। जहाँ तक जनसंख्या विस्फोट की बात करते हैं तो एनसीईआरटी के अनुसार कुछ आंकड़ा तैयार किया है, लिखा भी है कि कितना ईस्वी में कितना जनसंख्या बढ़ करके अभी तक कितना हो चुका है, समझ गए ना। तो उसका कुछ आंकड़ा भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो पहले एक पॉइंट लिखिए, उसके बाद आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। लिखिए जनन स्वास्थ्य समस्या का, लिखिए जनन स्वास्थ्य समस्या का सबसे प्रमुख कारण, सबसे प्रमुख कारण सबसे प्रमुख कारण जनसंख्या का, जनसंख्या का अधिक वृद्धि होना है। जनसंख्या का अधिक वृद्धि होना है। जनसंख्या का अधिक वृद्धि होना है। ठीक है, अब देखिए जनसंख्या का अधिक वृद्धि होना जनन स्वास्थ्य का सबसे बड़ा समस्या है। आप देखिए कि कौन किस प्रकार से, जो इस प्रकार से लिखेगा, जो इस प्रकार से हैं, जो इस प्रकार से हैं। देखिए समझिएगा जरा ध्यान से, कुछ आंकड़ा है जनसंख्या विस्फोट में, कुछ आंकड़ा है जो इसको देखिए। देखिए अगर पूरे विश्व की बात करें, वर्ल्ड यानी विश्व,
पूरे विश्व का आंकड़ा अगर देखा जाए जनसंख्या का, तो 1900 ईस्वी में पूरे विश्व का जो जनसंख्या है वो लगभग 2000 मिलियन था। 2000 मिलियन 2 अरब के बराबर होगा जी। 2 अरब 2000 ईस्वी में 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या जो है लगभग 2000 मिलियन यानी 2 अरब था। कैसे? क्योंकि 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, तो कह रहा 2 अरब, तो 2000 मिलियन को 10 लाख से गुना करिए, 2 अरब आ जाएगा। ठीक है, ये आंकड़ा है पूरे वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का, विश्व का जो जनसंख्या थी कब? 1900 ईस्वी में लगभग 2000 मिलियन पूरे वर्ल्ड का, है ना। और पूरे वर्ल्ड का 100 वर्ष बाद, है ना, यानी लगभग 2000 ईस्वी में जो पूरे विश्व की जनसंख्या है वो बढ़ करके हो गया 6000 मिलियन। 6000 मिलियन यानी 6 अरब हो गया। ठीक है, लेकिन अगर इंडिया का जनसंख्या देखा जाए, भारत का, तो इंडिया में यानी भारत का अगर जनसंख्या देखा जाए तो जिस समय हमारे देश की आज़ादी मिली थी यानी 1947 ईस्वी में, 1947 ईस्वी के आसपास लगभग 350 मिलियन जनसंख्या था जी, जो लगभग कितना होगा? 35 करोड़। 350 को 10 लाख से गुना करिए, कितना आएगा? 35 करोड़ जनसंख्या थी। अभी के समय से बहुत कम था, यानी कि जिस समय भारत आज़ाद हुई थी उस समय हमारे देश की जनसंख्या कितना था जी? मात्र 35 करोड़, 350 मिलियन। लेकिन इसी भारत का जनसंख्या जो है लगभग 53 वर्ष बाद, है ना, यानी 2000 ईस्वी में, सब में ईस्वी लिख दीजिएगा, है ना, 2000 ईस्वी में ये जनसंख्या बढ़ करके कितना हो गया? 1000 मिलियन यानी 1 अरब हो गया। और अभी वर्तमान समय में तो 125 करोड़ से भी ज़्यादा, तो अभी जो है 135 करोड़ है भारत की आज़ादी। भारत का जनसंख्या जो कितना है? 135 करोड़ के आसपास है। तो ये आंकड़ा से क्या हुआ है? मतलब कि बढ़ा है जनसंख्या। तो लिखिएगा इसको, लिखिएगा कि सन 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 2000 मिलियन, लगभग 2000 मिलियन ब्रैकेट में लिखे 2 अरब थी, जो 2000 ईस्वी में
जो 2000 ईस्वी में तेजी से बढ़कर 2000 ईस्वी में तेजी से बढ़कर 6000 मिलियन 6000 मिलियन 6000 मिलियन यानी ब्रैकेट में क्या लिखेगा 6 अरब हो गई। 6 अरब हो गई, ठीक है। अच्छा देखिए, ये जो आंकड़ा एनसीईआरटी लिखा है जी, हम जाकर गणना नहीं किए हैं, जो एनसीईआरटी में लिखा उसके अनुसार मुझे पता चला, ठीक है। अब अगला देखिए, जब भारत की आज़ादी हुई थी उस समय यानी कि 1947 ईस्वी में भारत की जनसंख्या कितना था 350 मिलियन, जो 35 करोड़ के बराबर होता है। तो लिखेगा, अगला पॉइंट लिखेगा कि देश की आज़ादी के समय भारत की जनसंख्या लगभग 35 करोड़, ब्रैकेट में लिख सकते हैं 350 मिलियन, 350 मिलियन, जिसको ब्रैकेट लगे बनाना है उसको बनाओ, 350 मिलियन थी, जो सन 2000 ईस्वी में बढ़कर लगभग 1 अरब यानी 1000 मिलियन, ब्रैकेट में लगभग 1 अरब, 1 अरब ब्रैकेट में 1000 मिलियन हो गई, 1000 मिलियन हो गई, ठीक है। अब देखिए ध्यान से ये, लेकिन देखिए भारत का अभी वर्तमान समय में जो है, भारत के वर्तमान समय में लगभग 135 करोड़, अब मोटा मोटी 125 करोड़ बोलेगा तो 250 करोड़ के आसपास आएगा। तो 135 करोड़ लगभग भारत की जनसंख्या हो चुकी है, ठीक है, वर्तमान समय की बात है। तो इसको लिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी क्या है ना है, अभी कोई लेटेस्ट मतलब कि रिपोर्ट है नहीं। तो मोटा मोटी 135 करोड़ जो है क्या है, भारत की जनसंख्या अभी के वर्तमान समय में है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी क्या बोलते हैं, अगर जनसंख्या के बारे में उनको बोलना हो तो क्या बोलेंगे, रोक लगाना हो तो यही ना बोलेंगे कि मैं 135 करोड़ देशवासियों से बोलना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि जनसंख्या वृद्धि रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए, रुकना चाहिए, ऐसे ही बोलते हैं। देखिए जो भी हो, तो 135 करोड़ यानी 125 करोड़ देशवासियों का जो जनसंख्या है, उस सभी को इसके अनुसार क्या करना होगा, सोचना होगा, नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए, इतना जनसंख्या विश्व में हो गया, सबसे पहला पोजीशन पर चाइना है, सेकंड पे भारत है। फिर भी देखिए, भारत में पूरे विश्व में अगर आदमी को एकत्रित किया जाए तो हर 6ठा आदमी भारतीय निकलता है, हर 6ठा आदमी भारतीय है। तो चाइना वाला तो हर तीसरे चौथा में पर रहता होगा, एक चाइना वाला निकल जाता होगा। यानी अगर 12 गो आदमी खड़ी है कहीं पे पूरे विश्व को मिला करके, तो उसको में क्या है, 2 आदमी भारतीय ही रहेगा, 6ठा आदमी। यानी कहने का मतलब यहाँ पे तो इस बात को लिखना, आपका एनसीईआरटी भी इस बात को लिखा, तो लिखेगा अगला उसी में लिखिएगा, उसी में क्या लिखे थे अभी 1000 मिलियन हो गई ना, अर्थात, और इसी में लिखे अर्थात दुनिया का हर 6ठा आदमी, अर्थात दुनिया का हर 6ठा आदमी, अर्थात दुनिया का हर 6ठा आदमी
भारतीय है, अर्थात दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय है। दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय है। इसका मुख्य कारण तेजी से बढ़ती हुई जन्म दर है। इसका मुख्य कारण तेजी से बढ़ती हुई जन्म दर है। तेजी से बढ़ती हुई जन्म दर है, जिसका नियंत्रण अति आवश्यक है। जिसका नियंत्रण अति आवश्यक है। ठीक है, क्या बोल रहे थे तुम? किसका? चाइना का आंकड़ा मुझे पता नहीं, किताबों नहीं लिखा होगा, जो ज्योग्राफी वाला शायद क्या होंगे, मुझे याद नहीं। देखिए, आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट। अब है यहाँ पे नेक्स्ट है, अभी का नहीं पता हमको जी चाइना कितना है। आप तो बर्थ कंट्रोल करना होगा, ठीक है, जन्म नियंत्रण करना होगा जी, जन्म को कैसे नियंत्रित किया जाए। ठीक है, तो अब लिखना है बर्थ कंट्रोल, यानी जन्म नियंत्रण लिखना है। मेन यही चीज पढ़ना है इसको में, बर्थ कंट्रोल कैसे किया जाएगा। हेडिंग दीजिएगा बर्थ कंट्रोल। जन्म नियंत्रण। हेडिंग दीजिएगा जन्म नियंत्रण। जन्म नियंत्रण। देखिए क्या हुआ, ठंडा लग रहा, गर्मी लग रहा है तो क्या ठंडा लग रहा। देखिए, जन्म नियंत्रण की अगर बात करते हैं तो जन्म नियंत्रण के लिए कई प्रकार की विधियां अपनाई गई है। ध्यान से सुनेगा, जन्म नियंत्रण का दो विधि है, एक है टेम्पोररी मेथड। अब लिखिएगा ना, ये भी रुक जाइए, देखिए टेम्पोररी मेथड, और दूसरा है परमानेंट मेथड। समझिएगा ध्यान से। टेम्पोररी मेथड की बात करते हैं तो इसको कहेंगे अस्थायी विधि। अस्थायी विधि, और दूसरा है अस्थायी विधि। अस्थायी और अस्थायी विधि। देखिए, अस्थायी, अस्थायी में ही होगा कि यही बोला होगा जी, सही है। अब देखिए, हिंदी में थोड़ा दिक्कत है, हर्षु दीर्घु का क्या। देखिए, टेम्पोररी मेथड, टेम्पोररी मेथड का मतलब है कुछ समय के लिए बर्थ को कंट्रोल किया जाएगा, और चाहे तो पुनः बच्चे को, संतान को उत्पत्ति करने की इच्छा जागृत करेगा तो हो भी सकता है। तो ये हो गया अस्थायी विधि, जिंदगी भर के लिए नहीं, मतलब कि जब चाहे तो उसको रोक सकता है और जब चाहे तो उसे चालू कर सकता है। और दूसरा है परमानेंट। ये विधि एक ऐसा विधि है जिसमें एक बार अगर कर लिया, अपना लिया, तो कम से कम वो कभी संतान पैदा नहीं कर सकता आप इस जीवन में। समझ गए ना। तो देखिए, आपको कुछ बताते हैं, इसको डिटेल से आगे पढ़ाना है, लेकिन अस्थायी विधि को जरा, अस्थायी विधि को देखिए। अस्थायी विधि कई प्रकार के, सबको लिखाएंगे लेकिन यहाँ पर हम समझा देते हैं। अस्थायी विधि, अरे बार बार माइक्रोफोन वाला दे देता हूँ। देखिए देखिए,
अस्थाई विधि की बात करते हैं तो इसको में महिलाओं के लिए एक टैबलेट आता है, गर्भ निरोधक गोलियां, ठीक है। जो गर्भ निरोधक गोली है उसको पिल्स के नाम से जाना जाता है। कौन सी के नाम से? पीन नहीं, पिल्स। देखिए पिल्स कहा गया है, PILLS, पिल्स, पिल्स के नाम से जाना जाता है। ये गर्भ निरोधक गोलियां किस तरह से खाया जाता है कुछ आगे बताएंगे। हमको खाली ये समझाना अस्थाई विधि में क्या होता है, अस्थाई में क्या। पिल्स नामक एक टैबलेट है, गर्भ निरोधक गोली है, जो महिला मेंस्ट्रुएशन साइकिल के मतलब कि पहले दिन या 1-2 दिन के बाद शुरू कर सकती है। लेकिन ये क्या करता है कि गर्भधारण को रोक लेगा। तो ये टेम्पोररी है, और जब ये खाना बंद कर देगी तो पुनः गर्भधारण कर सकती है। तो जब चाहे, जब ये मतलब कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल का कुछ एक समय है, उसके अनुसार हम आगे लिखाएंगे कि किस दिन से चालू करना चाहिए। तो पिल्स नामक टैबलेट से गर्भधारण को रोक करके जन्म को नियंत्रण किया जा सकता है। इसी में एक और है सहेली, लड़की का, औरत का सहेली जो सहायक होता है ना। तो वो नहीं, सहेली नामक एक टैबलेट है, समझ गए ना सर। वास्तव में बड़ी गर्मी है आज। देखिए सहेली नामक एक टैबलेट आता है, उसको खाने से, ठीक है ना। ये गर्भ निरोधक गोलियां हैं। ये सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली सप्ताह में 1 बार खाया जाता है, हफ्ते में 1 बार भी कर सकते हो उसको, समझ गया ना। ये ज़्यादा मतलब कि इसके अपेक्षा पावरफुल है, तो इससे भी गर्भधारण रोका जा सकता है। लेकिन ये भी बंद कर देगा तो क्या हो जाएगा, फिर संतति उत्पन्न कर सकता है। इसको में एक और मेथड है, इंट्रा, इधर आता है फिगर यहाँ से, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज, यानी अंतः गर्भाशयी युक्ति। देखो जी, नाम है इंट्रायूटेराइन डिवाइस। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होता है, युक्ति होता है, जिसको महिला के गर्भाशय में फिट किया जाता है। किसको रोकने के लिए? शुक्राणु अंडाणु को एक दूसरे को मिलने से रोकने के लिए, समझ गया ना। तो इसको कहेंगे अंतः गर्भाशयी युक्ति, या शुक्राणु को निष्क्रिय बनाने के लिए युक्ति लगा दिया जाता है। ये कई प्रकार की युक्ति होता है जी। ये जो है इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो है, जैसे कि कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड, ये सब डिवाइस का नाम है। जरा ध्यान से सुनेगा सबको। ये डिवाइस क्या है कि ये महिला के यूटेरस में लगा दिया जाता है। इसको देखो, इंट्रायूटेराइन डिवाइस को जो फेमस नाम है शॉर्ट में IUDS, स्टॉपियस, IUDS, यानी इंट्रायूटेराइन डिवाइस, जैसे कि कॉपर टी, कॉपर 7 है ना, और मल्टीलोड, ये सब कॉपर का बनाया हुआ होता है। ये टी के आकार का, मतलब हम आपको समझा दें तो आगे और सब चीज़ को समझाएंगे। ये टी मतलब टी के आकार का होगा। क्या होता है कि पहले प्लास्टिक का बना हुआ एक युक्ति ऐसा होता है टी के आकार का, और यहाँ से एक धागा बना हो रहता है, और इस टी नामक आकार वाले प्लास्टिक पर इधर कॉपर के तार से इसको लपेटा रहता है ऐसे, ठीक है। और इस तरह से लपेटा रहता है कॉपर का तार, जो देखो जी समझो, कॉपर का तार लपेटा हुआ रहता है। अब क्या किया जाता है कि ये मुड़ने वाला रहता है, इसको खींचेंगे ना तो टाइट हो जाएगा, ऐसे छूटा हुआ तो ये क्या होता है, इस तरह से रहता है। इसका आकार शुरू में इस तरह से रहता है जी, देखो इधर से बताते हैं। इसका आकार ऐसे रहता है, इस तरह से शुरू में इस तरह से रहेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि और ये सर सकता है, ठीक है। और ये क्या किया जाता है कि विजाइना में इसको डाला गया, तो इस तरह से यूट्रस कैसे बताए हैं, इस तरह का कुछ आकार यूट्रस का, और ये फैलोपियन ट्यूब था,
यही था ना जी फ्लोपियन ट्यूब, आइए गर्भाशय है ना। अब देखिए इसको अंदर, इसको जो है अभी इसको हटा देते हैं समझाने के लिए। इसको जो है अंदर डाला गया विजाना के द्वारा, तो ये गया और जैसे ही ये इस तरह से यहाँ पे गया ऐसे, तो यहाँ पर जो धागा है ना इसको खींचेगा, समझ गए। तो धागा खींचेगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, फैल जाएगा। तब फैल जाएगा तब देखिए टी के आकार का था नहीं, तो टी के आकार का क्या हो जाएगा, फिट हो जाता है, समझ गए। तो ये रुक गया, यानी कहने का मतलब है कि शुक्राणु को रोकने का एक तरीका हो गया कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड, समझ गए। तो ये सब जो है परमानेंट मेथड नहीं है। कौन सा मेथड है, टेम्पोररी मेथड। कॉपर टी लगा, देखिए कई प्रकार के कॉपर टी आते हैं, और मल्टी लोड सबसे फेवरेट जो सबसे बेहतर है। ये मल्टी लोड जो है लगभग 5 साल तक ये रेजिस्टेंस कर सकता है, मतलब कि गर्भधारण को रोक सकता है। लेकिन 4 वर्ष में सब निकाल लेता है, पहले ही 2-4 महीना निकाल लिया जाए तो बेहतर है, ठीक है। मल्टी लोड कॉपर टी, कॉपर 7, इसका भी सबका टाइम है, कोई 3 साल कोई 6 महीने का भी रहता है, समझ गए, उसके हिसाब से होता है। लेकिन जब चाहे कि हम मान लें कि 5 साल वाला लगा ली मल्टी लोड, और चाहती है कि 2-3-4 महीना के बाद मान लेते हैं बेड लगे एक बच्चा हुआ था, वो अब ना चाह रही थी, अगले बच्चे के बीच में अंतराल चाह रही थी कि 5-6 साल बच्चा ना हो, तो वो ये लगा ली मल्टी लोड। और मल्टी लोड जो आयुर्वेद से लगा ली, तो अब क्या होता है कि उसके भगवान न करे उसका बच्चा किसी कारण से एक्सीडेंटल मौत हो जाए उसके बच्चे का, तब वो तो अनाथ न हो गया। अब मतलब कि कहने का मतलब तो बांझ हो गई। अब क्या हो गया कि उसको अब चाहती है कि ना बच्चा हो, तो ये कॉपर टी क्या करेगी, या मल्टी लोड क्या कर लेगी, निकाल लेगी, तो फिर पुनः वो जो संतान पैदा कर सकता है। तो इसलिए कैसा विधि है, टेम्पोररी। तो पिल्स द्वारा, सहेली द्वारा, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड, ये सब आयोडीएस द्वारा भी इस्तेमाल कर करके जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन कैसा, अस्थायी विधि, अस्थायी विधि नहीं। लेकिन दूसरा क्या है, परमानेंट विधि। परमानेंट मेथड में क्या होगा, इसको में अगर एक बार, इसमें अगर एक बार इस विधि को अपना लिया गया, समझ गए। अब कौची बनाता है जो बनाने वाला जानेगा ना। देखिए परमानेंट विधि, परमानेंट मेथड में अगर एक बार अगर ये विधि अपना लिया गया, तो फिर वो चाह करके भी वो माँ नहीं बन सकती है, या वो फादर नहीं बन सकता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे ये फ्लोपियन ट्यूब था, अब इसको में क्या किया जाता है कि इस फ्लोपियन ट्यूब को ही यहाँ से काट कर करके क्या किया जाता है, बांध के, धागे से बांध करके लट छोड़ दिया जाता है, समझ गए। तो यहाँ से अंडाणु जा पाएगा जी, अंडाशय से अंडाणु जाएगा तो यहाँ पे शुक्राणु से मिलन होगा, नहीं होगा। तो इसको कहेंगे महिला नसबंदी। यानी महिला नसबंदी में क्या होता है, महिला नसबंदी को क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी। क्या कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी यानी स्त्री नसबंदी, स्त्री में होता है ये। और ये इसी तरह से पुरुष में भी, पुरुष में टेस्टिस से क्या जुटा रहता है जी, वास डिफरेंस एपिडर्मिस के बाद, तो ये इसको काट के हटा दिया जाएगा शुक्रवाहिनी को, तो ये क्या कुछ होगा, वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी किसको में होगा, पुरुष में। तो पुरुष के शुक्रवाहिनी को काट कर करके हटा देना या छोड़ देना क्या कहलाएगा, वैसेक्टोमी। ये किसके अंतर्गत आएगा जी, अस्थायी विधि। क्योंकि पुरुष को एक बार अगर नसबंदी कर दिया गया तो फिर कभी फादर नहीं बन सकता, समझ गया ना, कभी नहीं। और महिला को अगर ये फ्लोपियन ट्यूब को काट के हटा दिया गया, ट्यूबेक्टोमी कर दिया गया, तो कभी माँ नहीं बन सकती। तो ये अस्थायी विधि न हो गया जी। तो जनसंख्या तो इसके द्वारा भी रोका जाता है।
इसी को कहते हैं छोटा ऑपरेशन। सब बोल चल की भाषा में सब गाँव देखिएगा, कहेगा कि छोटा ऑपरेशन करवाया है, छोटा ऑपरेशन करवाया था। ये गलत हम समझते हैं। ऑपरेशन तो कोई चीज़ का भी हो सकता है, घाव का भी ऑपरेशन हो जाएगा, कोई चीज़ काटा उसका अपेंडिक्साइटिस का भी ऑपरेशन होता है। लेकिन इसको क्या कहना होगा, अगर महिला कराई है तो ट्यूबेक्टोमी या महिला नसबंदी, या पुरुष करवाया तो वैसेक्टोमी यानी पुरुष नसबंदी। तो ये क्या हो गया, कैसा विधि हो गया। तो बताइए, जनसंख्या रोकने का दो तरीका, अस्थाई विधि और अस्थाई विधि, अस्थाई और अस्थाई, या पहले कह सकता है अस्थाई और अस्थाई विधि। समझ गए। तो इस तरह से होगा। तो लिखिएगा, लिखिए कि विभिन्न प्रकार के विधियों को अपनाकर, विभिन्न प्रकार के विधियों को अपनाकर, आज काफ़ी गर्मी है जी, विभिन्न प्रकार के विधियों को अपनाकर, विधियों को अपनाकर जन्म नियंत्रण करके, जन्म नियंत्रण करके जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। जन्म नियंत्रण करके जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। ठीक है, चलिए ये दोनों विधि को उतारिए, टेम्पोररी मेथड और परमानेंट मेथड, दो को हेडिंग दीजिए। केगो के परीक्षा पर है, किसका किसका को लेने पड़ रहा है। पढ़ा था, यो चलाया तो पढ़ देखे चलाया परीक्षा। के तक परीक्षा है जी। हो गया जी, लिख लिए। तो इसको अगले दिन ही बताएंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी है, संभव नहीं होगा। टेम्पोररी मेथड को आगे बताएंगे, वही सब सही गर्भ निरोधक गोलियां है ये सब, तो कल बताएंगे, कल आइएगा।